हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। ट्रायंगल पढ़ा रहा था मैं ज्योमेट्री में। पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैं आप लोगों को बता बता चुका हूँ। उस पर बेस्ड रेलवे में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यह आप लोगों को पता होगा। एसएससी के लिए मैं अलग से पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री पूरी। ये जो मेरा पर्टिकुलर बैच है ये है रेलवे वाले बच्चों के लिए। या यूपी पुलिस एसआई का भी कोई बच्चा अगर देखना चाहे जरूर देख सकता है। कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम अगर देते हो ज्योमेट्री से बाहर नहीं मिलनी। कॉन्ग्रुएंसी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। चार रूल मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला रूल अपने पास था एस ए एस, साइड एंगल साइड। और इसके साथ ही दूसरा जो रूल था वो क्या था, ए एस था। साइड एंगल साइड में मैंने नोट लगवाकर आपको लिखवा दिया था कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए, बीच का कोण होना चाहिए। बताइए याद है क्या? और ए एस में कोई सी भी साइड हो सकती है, तीनों में से एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपने पास होनी चाहिए। तीसरा जो अपने पास है वो बताया था एस एस एस, एक ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और चार नंबर अपने पास कौन सा था, आर एच और एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये चार रूल मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ और ना बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को याद है। तो ये अगर याद है तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ए बी और सी दो त्रिभुज सर्वांग सम है। किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल, ये जो चार रूल मैंने बताए हैं इनमें से किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ध्यान रखना सर्वांग सम अगर एक बार प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। जो भी कुछ हो, बचे हुए एंगल, बची हुई साइड, एल्टीट्यूड की लेंथ, माध्यिका की लंबाई, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल, अपने पास परिमाप, जो कुछ आप लोग सोच सकते हो सब कुछ बराबर होते हैं दोनों ट्रायंगल में। ध्यान रखना। तो इसने कहा है कि दोनों के दोनों त्रिभुज, देखने देखो खुद ने इसने लिखा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ए बी सी ये सर्वांग समता का साइन या तो लिख कर देगा सर्वांग सम है, या कभी कभार इन दोनों के बीच में ऐसे साइन लगा देगा। ये भी सर्वांग समता का कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। लैंग्वेज में दोनों में आप लोगों के लिए बोलता रहता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ए बी और सी का रेशियो अगर दिया हुआ है कि आप लोग एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को क्या आप लोग इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? 180 के नीचे आप लोग 10 लिख दोगे, और अगर आपको एंगल ए पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। बी अगर पूछा है तो 180 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 10, 10 कहाँ से है, रेशियो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और गुना कर दोगे 4 से तो ये आ जाएगा 72। और एंगल सी अगर पूछा है तो 180/10 और गुना कर देंगे 4 से तो ये भी आ जाएगा 72। ए अपने पास 36 है, बी 72 है, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं। सर कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि पहले से क्वेश्चन में गिवन है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम अगर हैं तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। 36 होगा, ये भी 72 होगा और ये भी 72 होगा, दोनों के इक्वल होंगे। एंगल एक्स का और जेड का सम पूछा है तो 72 को और 36 को जोड़ोगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 108 डिग्री। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, यहाँ पर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहो, सोल्व करते रहो। आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो भी अपने पास लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, लेकिन मुझसे पहले कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करते चलो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी, कभी कभार लिख देगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, और कभी कभार ये साइन लगा देगा ए बी और सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू और आर के लिए। ये अपने पास एक ट्रायंगल ए बी और सी, और उधर वाला ट्रायंगल है दूसरा पी क्यू और आर, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ए बी और सी है और दूसरा है पी क्यू और आर। एंगल बी जो है वो 77 है, दोनों सर्वांग सम तो इसने बोला है।
ये अपने पास 77 है। जो भी डेटा दिया हुआ उसको मैं लिखता चलता हूँ। बी सी ए बराबर एक्स माइनस वाई है। बी सी ए जो एंगल है वो एक्स माइनस अपने पास वाई है, बिल्कुल ठीक है। ए सी इक्वस टू 48 है, हमारे पास ए सी 48 है। पी क्यू आर बराबर 3x माइनस 4, ये वाला जो एंगल है 3x माइनस 4। और आगे अपने पास लिखा हुआ है पी आर इक्वस टू एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y। तो एंगल क्यू आर पी ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनका सब कुछ बराबर, तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर अगर होगा तो मुझे बताइए कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 77 बराबर 3x माइनस 4। तो ये 4 इधर आएगा, तो 81 बराबर अगर 3x है तो x का मान क्या 27 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x का मान 27 हो गया है। ऐसे में y का मान यहाँ से निकालूंगा, 48 बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो कि x प्लस 3y, और x का मान अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। आप कहोगे सर x का मान 27 आ गया है प्लस 3y, तो 27 इधर आके माइनस होगा, तो 21 बराबर 3y है। तो बताओ y का मान कितना आ गया? 7। x का मान भी आ चुका है और y का मान भी अपने पास आ चुका है, तो x माइनस वाई 27 में से 7 माइनस करोगे तो क्या 20 बच जाएगा क्या? और ये एंगल अगर 20 है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 डिग्री आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो अपने पास ये रहा, ए बी सी और पी आर क्यू सर्वांग सम है। ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी सर्वांग समता जो अपने पास होती है ए बी सी और पी क्यू आर अगर, या पी आर क्यू अगर सर्वांग सम है ए बी सी की, वह भुजा जो पी क्यू के बराबर है। तो ध्यान रखना, हम लोग काफ़ी बार गलती ये करते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, ए बी सी और इसको पी क्यू आर लिख लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि पी क्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू ए बी के बराबर होगा। जल्दीबाजी में ठीक करते हैं और सही अपने पास गलत हो जाता है। आपको करना क्या है, आप लोग ध्यान रखना, जो भी अगर दो ट्रायंगल सर्वांग सम हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर कभी भी हैं, तो उनका सब कुछ बराबर तो होता है, लेकिन उनकी कोरस्पोंडिंग साइड, इसकी कौन सी साइड आपने लिए, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कौन सी साइड ली आपने? पी क्यू, तो इसकी बाहर वाली साइड अगर है तो इसकी भी बाहर वाली साइड ए सी या सी ए, वो कोई सा भी लिख दे, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए ये बात क्या आपकी क्लियर हुई है क्या? यहां पर पहले ए बी बराबर होगा किसके? पी आर के। पी आर पहली ए बी और ये वाला, दूसरा अगली दो ले सकते हो, बी सी बराबर आर क्यू, बी सी बराबर होगा आर क्यू के, और ए सी बराबर होगा अपने पास पी क्यू के। ए सी पी क्यू के बराबर होगा। ए सी या सी ए वो कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसमें वीडियो पॉज किया करो, और क्वेश्चन को पहले मुझसे पहले आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इससे आपका ये पढ़ने के बाद एक बार थ्योरी वापस से देखना, तो और चीज़ें और ठीक से आपकी क्लियर होंगी। याद रखिए, ए बी सी और दूसरा अपने पास डी ई और एफ, ए बी सी है और दूसरा अपने पास डी ई और एफ है, बिल्कुल ठीक है। ए बी बराबर एफ डी है। अब देखिए यहाँ पर इसने ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी कहा है, ये वाली जो साइड है ए से बी तक, वो अपने पास इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। एंगल ए बराबर डी है, एंगल ए जो है ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। तो एस ए एस से अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एस साइड एंगल साइड, तो मुझे बताइए आप ये वाली साइड बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अपने पास इसकी तो ये वाली साइड आएगी और इसकी ये वाली साइड आएगी, तभी अपने पास एस ए एस बनेगा। तो ए सी किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर ए सी जो है वो डी ई के बराबर होगा। तो ए सी बराबर डी कहाँ दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ए सी बराबर डी इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये छोटे छोटे
छोटे थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस फिर गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर से याद रखिए कि SAS में नोट लगाकर लिख देना, इंपॉर्टेंट लगाकर लिख देना कि जो एंगल होना चाहिए ए, ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए। तो ये साइड इसने खुद के बराबर दी हुई थी, ये एंगल इसके बराबर, तो ये वाली साइड इसके बराबर लोगे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी ऐसे लिखते हो उसका तरीका भी ये होगा ABC। अपने पास कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, AB किसके बराबर है, FDE आप लोग लिखोगे, ट्रायंगल FDE आप लोग लिखोगे। लिखना भी आपको ऐसे पड़ेगा क्योंकि AB जो साइड है वो तो FD के बराबर है, AB साइड जो है वो अपने पास FD के बराबर है, और जो अपने पास BC साइड है वो EF के बराबर है। FD ABC, तो आपको यहाँ पर D और अगली साइड जो BC है तो इसको आप लोग DFE लिखना पड़ेगा, DF और E आपको लिखना पड़ेगा DFE। इसकी साइड जो BC होगी इसकी साइड FE के बराबर है, तीसरी साइड, और बाहर वाली साइड ये जो AC है इसकी साइड AC किसके बराबर होगा, D के। तो कॉन्ग्रुएंट अगर कभी ये नई साइड नहीं देकर अगर पूछे कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा DFE, इसको DEF लिखना साफ साफ गलत हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा। AB के संगत कौन सी है, DF बराबर होना चाहिए, AB के DF है। फिर BC के अपने पास कौन सी है, BC के EF, जो अपने पास बच गया ये लीजिए। और बाहर वाला जो AC है वो अपने पास किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। इस प्रकार से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। SSC के भी कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। रेलवे में थोड़े से क्वेश्चंस कम आते हैं ज्योमेट्री के, तो साथ साथ मैंने SSC का कोई क्वेश्चन, CDS का कोई क्वेश्चन जो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, सर्वांग समता से रिलेटेड है, वो मैंने उठा लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लिखे हैं, कुछ रेलवे के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा और हमेशा वीडियो को पॉज करके। यदि ट्रायंगल PQR और ABC दोनों के दोनों सर्वांगसम अगर हैं, PQ और R, ये अपने पास है ट्रायंगल PQ और R है, और ये अपने पास ट्रायंगल है AB और C है। एक ABC है, दूसरा PQR है, और दोनों के दोनों पहले से ही लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट हैं। AB बराबर अपने पास 6 है, AB अपने पास 6 है, एंगल B बराबर अपने पास 50 डिग्री है, 6 है 50 है, और एंगल A बराबर 70 है, ये अपने पास 70 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास AB बराबर अगर 6 है तो क्या इसकी पहली साइड अगर 6 है तो क्या PQ भी 6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर PQ 6 होगा, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अपने पास इसका एंगल C कितने डिग्री है, ये 50 है, ये 60 है, तो क्या तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते, एक 70 है एक 50 है तो 120, तो ये वाला एंगल क्या 60 डिग्री होगा क्या? तो इसका तीसरा एंगल ये 60 डिग्री होगा, तो R 60 होगा, P 60 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया। इतने छोटे और आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुरंत आप लोग सोल्व कर पाते हो, और चीज़ें अगर पता ही नहीं कहाँ से कौन सा क्या है तो फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। मुझे बताइए कि आप लोग मुझसे पहले सोल्व कर पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। ABC और PQR सर्वांगसम है, जैसे ये बोले वैसे आप लोग करते चलिए। एक ट्रायंगल है AB और C, और दूसरा है PQ और R। एक A है, B है, C है, और दूसरा PQR। दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो अपने पास सर्वांगसम है। AB बराबर 7 है, AB का मान अपने पास 7 है, AC इक्वल्स टू 8 है, AC का मान अपने पास 8 है, B इक्वल्स टू 65 है, एंगल B का मान 65 है, एंगल C 75 है। इन दोनों को जोड़ने पर 100 अपने पास 40 हो रहा है, तो 140 ये वाला एंगल क्या 40 डिग्री बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल।
तो सबसे पहली बात कि अपने पास r का मान 75 होगा क्या? बिल्कुल होगा, r का मान 75 ठीक बोल रहा है ये। क्या PQ इक्वल्स टू 8 होगा क्या? PQ इक्वल्स टू 8 नहीं होगा भाई, PQ इक्वल्स टू तो 7 होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। PQ इक्वल्स टू 7, हाँ बिल्कुल PQ इक्वल्स टू 7 ठीक बोल रहा है। R75 ये 75 है तो ये 75 ही होगा, और अपने पास PQ का मान AB 7 है तो PQ का मान 7, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है दोनों चीज़ें। और कौन सा सत्य है वही पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन गलत कैसे होगा? Q बराबर अपने पास 40 डिग्री, क्या Q 40 होगा क्या? ना, Q तो 65 है, 40 कैसे होगा? गलत हो गया। AC बराबर PR, AC बराबर PR, ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और P क्या 65 होगा क्या? ना, P 65 क्यों होगा? P तो 40 होगा, ये वाली बात इसने यहाँ गलत कर दी। तो ऑप्शन बी में ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। क्या अब तो आप लोग मुझे बताइए खुद से ये चीज़ें जो हैं वो क्या आप लोग नोट कर पा रहे हो, खुद से क्या देख पा रहे हो क्या? अपने आप करते चलिए ताकि एग्जाम में भी आपका टाइम कॉन्ग्रेंस, आपका दिमाग खुद का चलना शुरू हो उस टाइम के अंदर। तो अपना आप क्वेश्चन करते चलिए कॉन्ग्रेंसी का। यदि एक वृत्त की चाप PAQ और RBS सर्वांगसम है तो PQ और RS का मान अपने पास क्या होगा? वृत्त की चाप अगर बराबर है, अगर दो चीज़ें अपने पास कभी भी बराबर हैं तो सब कुछ अपने पास यहाँ पर इक्वल होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। PQ और RS जो है वो 1:1 होगा। कहीं भी अगर सर्वांग समता एक बार लग जाए, कहीं भी लग सकती है, अगर एक बार दो चीज़ों में नाम सर्वांग समता जुड़ गया, जरूरी नहीं ट्रायंगल में, कहीं भी जुड़ जाए, उसके बाद सब कुछ बराबर, और दो चीज़ें अगर कभी भी बराबर हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखिए। अगर दो चीज़ें कभी भी बराबर हैं तो उनका रेशियो हमेशा अपने पास 1:1 होगा, ये लीजिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सभी बच्चे, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ABC और DEF दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं। अब देखना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, इन चीज़ों से बचना। छोटी गलतियों से आप लोग तभी बचोगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ABC और DF तुरंत मत बना लेना। इसने जो कहा है ABC यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, और दूसरा FDE बोला है इसने, एक AB और C बोला है, एक अपने पास यहाँ पर AB और C बोला है, और दूसरा FD और E बोला है। ABC है और दूसरा अपने पास है FD और E अपने पास है, बिल्कुल ठीक है दोनों FDE। यहाँ पर AB इक्वल्स टू 17 है, AB का मान अपने पास 17 है, B इक्वल्स टू अपने पास 52। तो जैसे बोला है DEF तुरंत मत बना लेना, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। और A 95 है, ये अगर 95 है और ये 52 अगर है तो मुझे बताइए इसको जोड़ने पर अपने पास यहाँ पर 147 अगर अपने पास आ गया है तो क्या 33 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 33 अपने पास बचेगा। तो D बराबर 17, DE बराबर अपने पास AB बराबर और D बराबर 17 होगा क्या? तो आप कहोगे ना सर 17 नहीं होगा। DF इक्वल्स टू 17, DF इक्वल्स टू 17 बिल्कुल ठीक है, और एंगल E बराबर 33, ये लाइन तो मुझे ठीक लग रही है, 33 बिल्कुल ठीक है। D बराबर 17 ना, D बराबर 17 नहीं होगा, D बराबर 17 नहीं होगा। DF बराबर अपने पास 17 बिल्कुल ठीक है, और एंगल D बराबर 33 होगा क्या? ना, D बराबर तो 52 होगा, ये यहाँ पर जाकर गलत हो गया। तो ये आप लोग यहाँ पर कभी कभार जैसे अगर यहाँ पर DEF लिख लेते तो AB बराबर 17 है तो D बराबर 17, और ये कुछ बच्चे टिक कर देते जो कि गलत हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ क्या है FDE लिखा हुआ है, तो F पहले D बाद में, मतलब यहाँ की जो साइड अपने पास AB होगी वहाँ की साइड अपने पास FD के बराबर होगी। AB अगर 17 दिया हुआ है इसने, ये साइड 17 दिया हुआ है, तो FD भी जो होगा वो भी अपने पास 17 होगा। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। बताइए ठीक है क्या? करते चलेंगे बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। प्रत्येक बार वीडियो को पॉज करो। कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर थ्योरी पहले समझा चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, उससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन रेलवे, यूपी पुलिस, SI या जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आए वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। SSC के लिए ध्यान रखिए, SSC CDS के लिए ज्योमेट्री मैंने अलग से पढ़ा रखी है।
ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सर्वांग सम हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। एक अपने पास है ए बी और सी है, और दूसरा है अपने पास पी क्यू और आर। एक अपने पास ए बी और सी है, और दूसरा जो अपने पास पी क्यू आर सर्वांग सम है। यदि ए बी इक्वल्स टू अपने पास 8 इक्वल्स टू पी क्यू, ये भी 8 है और ये भी अपने पास 8 है। बी सी बराबर क्यू आर बराबर अपने पास दोनों जगह 10 है, और एंगल बी बराबर अपने पास 35 है। तो मुझे बताइए पी और सी का सम आप लोग बता दीजिए। ये अगर एंगल 35 है तो एंगल ये भी 35 होगा, और एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर 35 अपने पास है तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इस एंगल को अगर मैं x मानूं तो ये भी अपने पास x होगा, और इस एंगल को अगर मैं y मानूं तो ये भी अपने पास y होगा। तो हमें एंगल P और एंगल अपने पास C का मतलब y, इन दोनों का सम पूछा है। तो मुझे बताइए एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर 35 है तो बचे हुए दो एंगल्स का सम क्या 145 ही होगा क्या? क्योंकि तीनों का सम होता है 180, उसमें से 35 आपने माइनस कर दिया तो अपने पास ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम है ये अपने पास 45 डिग्री आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस तो आपको करना पड़ेगा अपने आप से। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसमें वीडियो आप लोग पॉज किया करो, और क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व किया करो प्रत्येक क्वेश्चन को। डी ई एफ में डी बराबर 12 है, एफ ई बराबर 15 है, और डी ई एफ 90 है। अपने पास ट्राइंगल डी ई एफ में ई एंगल 90 है, ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है, ये अपने पास एफ है। डायग्राम आप लोग बना लिया करो मुझसे पहले ताकि लैंग्वेज पकड़नी आप लोग सीखो। डी ई एफ और एक्स वाई जेड सर्वांग सम है। दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं डी ई एफ और एक्स वाई जेड दोनों कॉन्ग्रेंट पहले से खुद ने इसने दे दिया है। ठीक है, अपने पास डी का मान 12 है, ये अपने पास 12 है। ई एफ का मान जो 15 है। यहाँ पर सर्वांग सम और वाई जेड का मान 15 है, वाई जेड का मान जो है वो अपने पास 15 है। बिल्कुल ठीक है। तो एक्स जेड की लंबाई हम लोगों से पूछिए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो मुझे बताइए कि आप लोग इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से। 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225, और इसका रूट आप लोगों को करना पड़ेगा। 5 और 4 कितना होगा? 9। ये कितना होगा अपने पास? 6, और ये कितना होगा? 3। तो क्या इसको हम लोग 9 इंटू 3 अपने पास यहाँ पर 9 इंटू अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 41 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये हो गया 3√41, और ये अगर 3√41 है और दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या ये भी 3√41 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3√41 होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला वाई जेड का मान 15 है, ये इसको देना जरूरी था ही नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। हम तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो यहाँ से डी एफ निकाल लिया, और जितना अपने पास डी एफ होगा उतना ही तो अपने पास एक्स जेड होगा, और इसने एक्स जेड का मान पूछा है तो इधर से डी एफ निकाल लो। दो ट्रायंगल अगर कभी भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, एक बार किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है, तीसरी साइड भी अपने पास बराबर हो गई। बताओ ठीक है क्या? याद रखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वाली बात। जब भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर अपने पास हो, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है। नेक्स्ट सिमिलरिटी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला हूं, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यहाँ पर ये मान लो अगर A है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास यहाँ से a/2 होगी। जैसे ये वाली साइड अगर B है, मान लो ये वाली साइड अगर B है यहाँ पर ये, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होगी वो कितनी होगी? b/2। और ये अगर C है तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कितनी होगी? तो आपको हो गए सर c/2 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिए एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ऐसा क्यों होता है सर? ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आएगा। A, B और C, ये वाली स्मॉल a है, ये वाली स्मॉल b है, और ये वाली स्मॉल c है। तो मान लो अपने पास ए बी का मिड पॉइंट d है, ये अपने पास d है,
ये अपने पास ई है, BC का मिड पॉइंट अपने पास ई है, और ये जो अपने पास है ये कितना है, F है। तो यहाँ से जैसे आप लोगों ने मिड पॉइंट मिलाया तो ये भी a/2 और ये भी a/2। तो यहाँ से ये वाला जो अपने पास हो गया है, क्या मुझे बताओ a/2 ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। ये अगर B है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये अपने पास b/2, और ये मिड पॉइंट था तो ये भी b/2 और ये भी b/2। ये अगर C है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये अपने पास c/2 होगी, और ये पॉइंट अगर C है तो ये भी c/2 और ये भी अपने पास c/2। तो देखिए a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 और c/2। तो क्या ट्रिपल एस के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल, चारों के चारों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? तो अपने पास इसने कहा कि DEF जो ट्रायंगल है, DEF जो ट्रायंगल है उसमें ध्यान रखना BDE कॉन्ग्रुएंट होगा, BDE कॉन्ग्रुएंट होगा बिल्कुल। ECF जो है कॉन्ग्रुएंट होगा बिल्कुल, वही तीन साइड है, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2। ADE बिल्कुल अपने पास ADF बिल्कुल होगा, a/2 b/2 c/2 बिल्कुल होगा। ABC बड़ा वाले के साथ सर्वांग सम कैसे होगा? तो ये अपने पास गलत हो गया। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सर्वांग सम अपने पास हैं उसके साथ। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर अपने पास D जो साइड है वो अपने पास D साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर DE जो साइड है वो b/2 है। मुझे बताइए EF साइड कितनी है? तो EF जो साइड अपने पास है E से F वो अपने पास c/2 है। और बाहर वाली DF कितनी है अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहोगे सर DF जो होगी वो अपने पास a/2 होगी। इसमें मुझे बताइए BD कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि BD कितनी है तो आप कहोगे सर B से D तक अपने पास c/2 है। ये लीजिए, अपने पास लिखना तो ये भी गलत है। ये चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट तो आपका इस क्वेश्चन के अनुसार, जैसे वो तो मैंने आंसर डी बता दिया, लेकिन लिखना ये भी गलत है। BDE इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि शुरुआत में अगर DE साइड इसने ली है तो सबसे पहले इसका b/2 कौन सी साइड होगी? तो आप कहोगे सर b/2 जो होगी वो DE साइड होगी। तो सबसे पहले DE हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा EDB। इसने गलत लिख दिया, EDB लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर लिखता तो ये सही होता। ध्यान रखना, लिखना ये भी गलत है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर अगर इसकी जगह ABC नहीं होकर नन ऑफ दीज होता तो लिखना तो ये भी गलत था। क्या होना चाहिए था? BDEF के साथ सर्वांग सम नहीं है, तो ये भी सर्वांग सम अपने पास यहां पर सही लिखने का जो तरीका होना चाहिए ना, ये होना चाहिए EDB, क्योंकि इसकी EDB पहली साइड D b/2 है तो इसकी D साइड जो है वो b/2 ये आ गया। दूसरी EF c/2 है तो यहाँ से अपने पास DB बराबर अपने पास a/2 अपने पास आ गया है। ये लीजिए, दूसरी साइड अगर c/2 क्या लिख दिया हम लोगों ने, DE c/2 ये साइड आनी चाहिए ना अपने पास, तो उसको अपने पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, DE लिख देंगे। इसको DEB हम लोग लिखेंगे येलो। तो बताओ इसकी पहली साइड कौन सी आ गई? D साइड तो आ गई है b/2। अगली साइड बताओ EB का मान कितना होगा? तो यहाँ पे आप कहोगे सर EB का मान अपने पास a/2 होगा। यही तो मैं गलती कर रहा हूँ ना। D b/2 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर B आना चाहिए, तो क्या ED लिखना पड़ेगा क्या? E और D, तो ED बिल्कुल ठीक है, ED b/2 है। और बताओ DB बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर DB बराबर c/2 है, और यही तो हमें लगना था। और फिर बताओ EB बराबर कितना है? EB बराबर अपने पास कितना है? a/2। बिल्कुल ठीक है, उसकी तरीके से आ गया। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट लिखना हो तो ये नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे EDB। तो याद रखिए, एक ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो चार ट्रायंगल बनेंगे वो चारों के चारों छोटे जो ट्रायंगल होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं।
क्यों? क्योंकि तीनों में से कोई से की भी साइड देख लो, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2, तो चारों के चारों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये चीज ध्यान रखना। ABC तो बड़ा ट्रायंगल है, इसके साथ तो सर्वांग सम कैसे होगा? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं छोटे वाले, लेकिन सही और सही है AEDB लिखना चाहिए। ऐसे इसको भी अगले को क्या लिखना चाहिए, अगले को क्या लिखना चाहिए, वो खुद आप लोग लिखना एक बार, आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। चलिए करने की कोशिश कीजिए। दो त्रिभुज ABC और DEF में, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है DEF। तो यहां से AB बराबर EF है। AB किसके बराबर है? AB बराबर है EF के। दूसरा मुझे बताइए BC बराबर DF है, BC बराबर है DF के। और तीसरा CA बराबर D, CA बराबर है DE के। तो बताइए कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट? ऐसे लिख देगा अब। तो जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है ना, उनसे क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए यहां पर AB EF के बराबर कहां है। देखिए यहां पर AB ये रहा और यहां पर EF दे रखा है, जबकि इसने तो D लिख दिया। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो होंगे, सर्वांग सम तो होंगे, लेकिन सर्वांग समता लिखते कैसे? ऐसे नहीं ABC बराबर DF तो AB बराबर D ना। आपको ये चीज जो है ना डायग्राम से नहीं पकड़नी, यहां से पकड़नी है कि AB बराबर D है क्या, ना AB बराबर EF है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या D बराबर BC है क्या? DE कहाँ है? ये रहा। क्या बराबर BC है क्या? ना, पहली दोनों ही बराबर नहीं है तो सर्वांग समता होगा कैसे? क्या BA बराबर FD है क्या? AB बराबर EF है, FD कहां पर है? क्या CB बराबर DF है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर CB बराबर DF है। हाँ बिल्कुल, पहला मिल गया। क्या अपने पास BA बराबर FE है क्या? सर बिल्कुल BA बराबर, इनको आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BA बराबर FE बिल्कुल है। और बाहर वाला क्या CA बराबर D है क्या? बिल्कुल है। तो ऑप्शन D आ जाएगा। तीन अपने पास गलत हो गए। तो याद रखना डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम लोग समझने के लिए एक बार बनाते हैं डायग्राम। रियलिटी में यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ इससे फर्क पड़ता है, ये किस प्रकार से आप लोग लिखते हो। क्योंकि डायग्राम तो कैसे भी आप लोग बना सकते हो, ये लो DEF की जगह FDE बना दो, लेकिन ये जो यहां पर लिखते हो उस चीज से फर्क पड़ता है। AB बराबर फिर DE होना चाहिए। तो आप यहां पर चेक करोगे AB बराबर FE, AB बराबर DF हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में तो ये बराबर दिया हुआ है। कैसे लिखते हैं? क्या छोटी छोटी चीजें मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आपकी क्लियर हो रही हैं क्या? ये बात भाई आप लोग बताते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लागू करने पर दो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते? सर्वांग सम क्या कोण भुजा कोण होता है क्या? बिल्कुल। साइड कोई सी भी हो सकती है, बीच में हो बाहर हो। एंगल एंगल ना, ये वाली बात इसने गलत बोल दी। एंगल साइड साइड, बिल्कुल अपने पास एंगल साइड साइड ना, यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश हिंदी में साइड 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 है, तो इसको साइड करना, नहीं तो वो भी नहीं होता। एंगल साइड साइड नहीं होता है भाई। यहां पर तो जब एंगल एंगल साइड अपने पास है, ये वाली एंगल साइड एंगल अगर है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों ठीक है। साइड अंदर हो बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड अगर कभी दो आ गई तो एंगल बीच में होना चाहिए, बाहर वाला काम नहीं चलेगा। ये याद रखिए आप लोग। साइड एंगल साइड, भुजा कोण और अपने पास भुजा बिल्कुल अपने पास होगा। साइड 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 भी होगा, बिल्कुल होगा। ट्रिपल एस का रूल भी होता है, एस एस भी होता है, एंगल साइड है ये भी होता है। ये वाला तीनों एंगल अगर बराबर हो गए तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने जरूरी नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। कॉन्ग्रेंसी का रूल नहीं है, ये जो रूल है ये सिमिलरिटी का है, जो मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं, याद रखिए। चलिए फिर से ग्रुप डी में देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? खुद से ढूंढिए कि बनाते कैसे हैं। यहां पर ये जो साइड पकड़ते हैं एफ ई, ऑप्शन में एफ ई बराबर पी आर है क्या? देखते हैं। ई एफ
बराबर पी आर, बिल्कुल है, एक चीज मिल गई, ई एफ या एफ ई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। फिर दूसरी ढूंढेंगे, क्या ई डी बराबर एक मिल जाए, एक नहीं मिलती तो यही काट देते, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन मिल गई तो फिर तीनों फुलफिल करनी चाहिए, याद रखना। अगला देखिए, क्या अपने पास ई डी बराबर आर क्यू है क्या, ई डी बराबर आर क्यू है क्या, पढ़ो, ई डी बराबर आर क्यू, बिल्कुल है, ये बात भी सही हो गई। और क्या अपने पास एफ डी बराबर पी क्यू है क्या, बिल्कुल, तीनों फुलफिल कर रहे हैं, तो ए अपने पास आंसर आ जाएगा। सर गलत कैसे होगा, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में समझाया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो हमने अपनी तरफ से लिख लिया था, फिर से समझ लेते हैं। डी बराबर क्या अपने पास पी क्यू है क्या, डी ई बराबर ये रहा, बराबर पी क्यू नहीं है, डी बराबर तो क्यू आर है, तो पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो गलत हो गया, ऐसे अपने पास गलत हो जाएंगे, सही ऑप्शन आपके पास बचा रह जाएगा, गलत ऑप्शन आप लोग काट दोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब अगर पहले से सर्वांग सम इसने लिख दिया है ए बी, अब मैं फटाफट क्वेश्चंस आपको करवाते हुए जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें अब कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना शुरू हो गया होगा। पहले से सर्वांग समता अगर अपने पास है तो बी ए सी, ये वाला एंगल अगर 55 है तो क्या ये वाला एंगल भी 55 डिग्री ही होगा क्या, और यही हम लोगों से पूछा है कि जेड एक्स वाई कितने डिग्री होगा, तो आप लोग कहोगे सर जेड एक्स वाई जो अपने पास होगा वो अपने पास 55 डिग्री होगा, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चंस बीच बीच में जैसे फ्रैक्शन लिख दिया, ये लिख दिया, बिना मतलब आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, सारे क्वेश्चंस देखना आपसे खुद से होने शुरू होंगे। यहां पर बी पी क्यू, एक ट्रायंगल अपने पास बी है, पी है और क्यू है, और दूसरा है ए एस और आर, ए है, एस है और अपने पास आर है। देखना इसके अपने पास जो है ए एस और आर के तीनों एंगल्स का रेशियो, एंगल ए के नीचे 1 लिख लो, आर के नीचे 3 लिख लो और एस के नीचे भी 1 लिख लो। तो अगर अपोन में ये होता है, रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पढ़ लिया है तो आर और एस के लिए जो रेशियो होगा क्या 1:3:1 होना है क्या, टोटल होता है 180 डिग्री, टोटल के नीचे टोटल 180 के नीचे हम लोग कितना लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 5, और एंगल ए चाहिए तो गुना कर दो 1 से, तो क्या 36 आ जाएगा क्या। आर अगर आपको चाहिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के नीचे रेशियो का टोटल 5 और गुना कर देंगे 3 से, तो अपने पास 108 आ जाएगा। और एस अगर चाहिए तो 180/5 गुना 1 करोगे तो 36 आ गया, तो एंगल ए तो आ गया 36, और अपने पास यहां पर आर आ गया 108 और एस आ गया है 36। अब आपको एंगल पूछा क्यू का मान कितना होगा, तो मुझे बताओ दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग अगर हैं तो वो अगर 108 है, आर अगर 108 है, तो क्या क्यू भी 108 होगा क्या। ये वाला एंगल अगर 108 है तो एंगल आर भी कितना होगा, तो आपको वो 108 ही होगा। सर ये बात तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट जो है, अब तो मुझे बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रहा है आपको तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चलिए कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ए बी सी और डी ई एफ खुद ने लिख दिया इसने। अगर कभी भी इस चीज को ये खुद अगर लिख देता है कि ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है किसके साथ, डी ई एफ के साथ, खुद ने लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। एक बार अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, लिख दिया उसने, हमें पता लग गया किसी भी रूल से, तो फिर सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर। ध्यान रखना, एंगल बराबर, साइड बराबर, एरिया बराबर, परिमाप बराबर, एल्टीट्यूड की लेंथ बराबर, माध्यिका की लंबाई बराबर, कोण समद्विभाजक की लंबाई बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, मतलब सब कुछ बराबर। ए बी बराबर अपने पास डी बराबर 6 है, ये और ये दिया हुआ 6,
बी सी बराबर ई एफ बराबर दिया हुआ है 8 और एंगल बी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी बराबर 30 डिग्री। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा। और इसने पूछा है एंगल D और अपने पास C का सम। D अपने पास x है और C अपने पास y है। x और y पूछा है, तो त्रिभुज का एक कोण अगर 30 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम एंगल x और एंगल y पूछा है। तो मुझे बताइए कि 150 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 150 अपने पास होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? D, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास ये रहा। बताओ कर पाओगे क्या? सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको हमेशा, मेरी क्लास अगर 55 मिनट की है तो आपको उसको पढ़ने में कम से कम अपने पास 70-80 मिनट्स लगने चाहिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन मुझसे पहले खुद किया करो, तभी आपको चीजें सही समझ में आएगी। एक्स वाई और जेड बराबर एल एम आर, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा? एल एम के। एक्स वाई की लेंथ 2m + 1, 2m + 1। एल एम की लेंथ कितनी है? तो आप कहोगे सर 5 है। दूसरा इसकी वाई जेड जो है वो एम आर के बराबर, वाई जेड 2p + 2। ये इस प्रकार से लिखना पड़ता है एम आर के बराबर, एम आर कितना है? 8। क्योंकि डायग्राम तो कैसे भी बना सकता है, वो यूं घुमा दे, यूं घुमा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लिखा हुआ होता है इससे फर्क पड़ेगा। इसका एक्स जेड जो है एल आर के बराबर, एक्स जेड कितना है? 7, और एल आर कितना है? 2x - 1। यहां से सोल्व करोगे तो m का मान कितना आ जाएगा? 2, p का मान कितना आ जाएगा? 3, x का मान कितना आ जाएगा? 8 में 2 का भाग दोगे तो 4, 4 और 3 7 और 2 9। इसने m का, x का, p का सम पूछा है, तो इन सभी को अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, अपने पास आंसर आ गया है। ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? खुद से चेक कीजिए, नोट कीजिए। ए बी सी और पी क्यू आर अपने पास सर्वांग सम त्रिभुज हैं। एक अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है पी क्यू आर। दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। इसने पहले से ही लिख कर दिया हुआ है। ए बी बराबर अपने पास 5 है, बी बराबर 40 है। जो बोल रहा है वो लिखते चलो, कॉन्ग्रेंसी तो इसने दी है। ए बराबर 80 है, तो ये वाला एंगल क्या 60 होगा क्या? बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कभी तो पूछेगा कौन सा सही है, कभी पूछेगा कौन सा गलत है, वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यू आर बराबर 5, ए बी बराबर 5 है तो पी क्यू 5 होगा। क्यू आर बराबर 5 नहीं हो सकता, गलत। क्यू आर बराबर 5 ना, दूसरी बार भी वही बात बोल दी। पी क्यू बराबर 5, बिल्कुल पी क्यू बराबर 5 है। और एंगल आर बराबर 60, एंगल आर बराबर 60, तो पूरी लाइन ये ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। पी क्यू बराबर 5 और एंगल पी बराबर 60 ना, पी बराबर 60 नहीं है, पी बराबर 80 हो गया। तो ये तो ठीक था, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन सही है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, ये चीज बताओ, समझ पाए हो क्या? वीडियो पॉज करो। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो रेलवे का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। पूरा मैं फाउंडेशन बैच की तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ए बी सी और एक्स वाई जेड को सर्वांग सम करना है अब की बार। एक है अपने पास ए बी और सी, और दूसरा है अपने पास एक्स वाई और जेड। सर्वांग सम प्रूव करने के लिए मेजरमेंट ऑफ सी बराबर मेजरमेंट ऑफ जेड, ये दोनों एंगल बराबर है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। ए सी बराबर कहाँ है? ये रहा, ए सी बराबर एक्स जेड। तो एक तो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो या तो अब एक एंगल बराबर हो
तो काम चल जाएगा, या अपने पास एक साइड बराबर हो। तो मुझे एक बात बताइए, इसने ऑप्शन में साइड दी हुई है, तो एंगल साइड एंगल का बीसी साइड इसके बराबर होगा, तभी इंक्लूडेड एंगल बनेगा, तभी अंतरित कोण अपने पास बनेगा। तो बीसी बराबर वाई जेड, बीसी बराबर वाई जेड अपने पास होना चाहिए। और वो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन अपने पास है, और वो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ गया? तो आप बोलोगे सर वो आ गया अपने पास बी ऑप्शन, आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए फटाफट, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आपका मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस में आपको लगातार क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूं, और मुझसे पहले उम्मीद है आप पहले से ही करने लग गए होंगे इन क्वेश्चंस को। तो अब ए बी सी में ए अपने पास 90 डिग्री है, ए बी सी में ए राइट एंगल है, ए है, बी है और सी है, ए राइट एंगल है, ध्यान रखना। ए सी बराबर 5 है, बी सी बराबर 9 है, 9 के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू आर में पी अपने पास 90 है और पी आर बराबर 3 है। पी क्यू आर में अपने पास यहाँ पर ये 90 है और पी आर इक्वस टू 3, क्यू आर इक्वस टू 8, क्यू आर जो है वो 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपने पास ठीक है? क्या ए बी सी और ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? क्या साइड बराबर नहीं है तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते? दोनों के दोनों ट्रायंगल कभी कॉन्ग्रेंट तो अपने पास होंगे ही नहीं, नहीं होंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दो त्रिभुज जब साइड बराबर ही नहीं है, एक साइड 9 है, एक साइड अपने पास 5 है, इसकी साइड 8 और 3 आ गई, तो ये तो कोई मैच ही नहीं कर रही साइड कोई सी भी। तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग तो अपने पास नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो अपने पास आंसर आ गया है। एक जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 22, एक 23 तो मैं अभी आप लोगों को करवाता हूं। क्या 22 को आप लोग खुद से मुझे बताइए सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे खुद से देना, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 एक शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, और ये वाला एंगल अगर अपने पास 20 डिग्री है, अगर ए बी बराबर ए सी हो और ये वाला एंगल अगर अपने पास 20 डिग्री है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या 40 डिग्री होगा क्या? अगर मैं बात करूं यहाँ से फिर से अगर मैं आपके लिए बना लूं, तो ध्यान रखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं और ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 20 डिग्री, तो बचा एंगल 160 और दोनों तरफ बराबर बराबर होगा थीटा और थीटा, तो ये भी 80 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 80 डिग्री होगा। 80 कैसे हुआ? थीटा थीटा और 20 तीनों को अगर जोड़ोगे, दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, थीटा थीटा दोनों बराबर, तो प्लस 20 अगर जोड़ोगे तो 180, तो थीटा का मान 80 आ गया। 80 में से ये अगर 40 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या 40 होगा क्या? और ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? तो ये आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। 80 में से टोटल 50 इधर वाला, तो उधर वाला अपने पास 30 डिग्री। अगर आप लोगों ने बेसिक सीखा है यहाँ पर आप लोगों ने सभी ने, तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी है। कल की क्लास मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ाई थी पिछली क्लास, और ये कोण 90 भी है, 50 और 40। एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं, तो क्या तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको कि बिल्कुल सर फाइंड आउट कर पाएंगे। ये कोण 90 डिग्री भी है, यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है, और यही लाइन एल्टीट्यूड अगर है, तो वहां से दो चीजें एक साथ आपके दिमाग में जाएंगी। वही एंगल तो अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है, तो दो चीजें एक साथ जाएंगी। पहली, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा यहाँ से यहाँ तक,
ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी, एक बात। और दूसरी बात, अपने पास यहाँ पर ये जो होगा ये मीडियन का काम भी करेगा, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक माध्यिका का काम भी करेगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था, कॉन्ग्रेंसी में चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर वही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर दे तो दो सिग्नल एक साथ जाएंगे। वही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगी और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर इसलिए है क्योंकि 80 है, नीचे वाला 40 क्वेश्चन में दिया हुआ तो 40, ट्रायंगल का एक एंगल 50 है, एक 40 है, तो तीसरा क्या 90 होगा क्या? और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल उधर वाला भी 90 होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक होगा सर। एक चीज, अब यही लाइन तो अपने पास यहां पर देखिए मीडियन है, इधर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, यही लाइन अपने पास मीडियन है और यही लाइन अगर एल्टीट्यूड है तो क्या इधर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं क्या कि वही लाइन तो एल्टीट्यूड हो और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्ट, अपने पास वही लाइन एल्टीट्यूड है और वही लाइन अपने पास मीडियन का काम अपने पास करना शुरू कर दी। इसका मतलब ये जो होगा अपने पास यहां से यहां तक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये कोण 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला कोण भी क्या 30 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल D बराबर C हो गया। सर D बराबर C कैसे हो गया? एक बार आप लोग मुझे फिर से समझाइए। D बराबर C इस प्रकार से अपने पास है कि अपने पास यही लाइन तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्यों है सर? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये कोण 90 है तो ये भी 90 होगा और ये 90 होती है ये भी 90 है। और मीडियन इसने इधर वाले ट्रायंगल से थोड़ी देर पहले प्रूव कर लिया, तो यही लाइन मीडियन, यही एल्टीट्यूड, तो आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस भी होगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये अगर दोनों बराबर है, D बराबर EC अगर है तो इसके सामने 30 और इसके सामने ये भी 30, ये लीजिए। मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो ये इधर वाला अगर 80 है तो ये वाला एंगल क्या 100 डिग्री बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 100 बच गया है। तो पूरा ये तो एंगल हुआ देखिए 130, ये पूरा एंगल की अगर मैं बात करूँ एंगल 130 है, ये 30 है। ट्रायंगल DCE की बात कर रहा हूँ, एक एंगल ये पूरा 130 है, ये पूरा 100 और 30 130, ये एंगल 30 160 है, तो ये वाला एंगल क्या 20 डिग्री ही बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 डिग्री बच गया है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। AFD का मान ही हम लोगों से पूछा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। मैं बहुत आपको बेसिक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में तब घुसेंगे जब थ्योरी के बाद इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। रेलवे हो, यूपी पुलिस SI हो या और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जहाँ पर ज्योमेट्री आएगी उससे बाहर आप लोग ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं आने वाली। तो इन क्वेश्चंस को बार बार लेकिन आप लोग कीजिए। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आपके मोबाइल पर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और सिंकोरी का ऐप तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। थैंक यू।